डॉटनेट कोर है ना, तो डॉटनेट कोर इज द न्यू वर्जन ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क। तो इट इज द मतलब समझ गया ना, डॉटनेट कोर के बारे में बोल रहा हूँ। इट वॉज रिलीज्ड इन, इट वॉज मतलब डॉटनेट कोर वॉज रिलीज्ड इन, इट वॉज रिलीज्ड इन 2016। डॉटनेट कोर जो है वो 2016 में आ गया था, लेकिन पॉपुलर ये 2020 के बाद से होना चालू हो गया था, है ना। रिलीज ये 2016 में हो गया था। तो फर्स्ट वर्जन ऑफ डॉटनेट कोर वर्जन वाज, पहला वर्जन जो डॉटनेट कोर का था वो 3.0 था, है ना। अब डॉटनेट कोर है क्या? इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना, ये वाला क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इट इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स है, ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स है। तो डॉटनेट कोर भी हमारा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, डॉटनेट कोर भी हमारा क्या फ्रेमवर्क है। लेकिन ये जो डॉटनेट कोर है हमारा फ्रेमवर्क, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है डॉटनेट कोर। लेकिन जो हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क था पुराना वाला, वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं था, है ना। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है कि इसको आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, और मैक पे भी चला सकते हो, ऐसी, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का यही मतलब है कि इसको आप विंडोज पे भी चला सकते हो, लिनक्स पे भी चला सकते हो, मैक पे भी चला सकते हो। लेकिन जो हमारा डॉटनेट फ्रेमवर्क था वो ऐसा नहीं था, वो सिर्फ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था, है ना। डॉटनेट फ्रेमवर्क जो पुराना वाला था वो ओपन सोर्स नहीं था, लेकिन जो डॉटनेट कोर है वो हमारा ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स का मतलब ये हुआ कि ये फ्रीली अवेलेबल है ना, इंटरनेट पे आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री। लेकिन डॉटनेट फ्रेमवर्क ऐसा नहीं है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, ठीक है। और डॉटनेट फ्रेमवर्क से ये फास्ट है एज कम्पेयर टू डॉटनेट फ्रेमवर्क। डॉटनेट कोर इज फास्ट, डॉटनेट कोर जो वो फास्ट है, तभी तो आया डॉटनेट कोर, है ना। समझ गए ये लाइन? It is used to build different kind of application. With the help of .NET Core, we can build different kind of application. .NET Core से हम लोग different type of application बना सकते हैं। टाइम से आएगा क्या नाम है इसका, ज्योति, टाइम से आएगा भाई, तुम 12:30 बज रहा है। .NET कोर से हम डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्लाउड, क्लाउड को सपोर्ट करता है ये रिबिल्ड, है ना। क्लाउड एप्लीकेशन, क्लाउड ऐप में आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से काम कर सकते हो। आप डॉकर का यूज कर सकते हो, इसमें एज़्योर का यूज कर सकते हो, ठीक है। कुबरनेटीज का यूज कर सकते हो, CI/CD पाइपलाइन यूज कर सकते हो, ठीक है, एक्सेट्रा। और सॉरी, मोबाइल के बाद और लिख देता हूँ। मोबाइल के बाद आप AI पे भी काम कर सकते हो, मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हो,
and cloud application like and cloud application develop cloud application like। तो ये जो है हमारा ये MAUI को सपोर्ट करता है ना। तो आप MAUI मतलब मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हो, जैमरिन का भी इसमें यूज कर सकते हो, मोनो का भी यूज कर सकते हो, है ना। iOS की एप्लीकेशन भी बना सकते हो आप, इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन आप बना सकते हो, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेस्कटॉप कर देता तो दिखाता ही नहीं है। वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड एप्लीकेशन में डॉकर, एजर, CI/CD पाइपलाइन एंड मैनी मोर। And many more applications you can develop with the help of .NET Core, है ना। .NET Core से आप बहुत अलग अलग तरह की एप्लीकेशन बना सकते हो। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी बना सकते हो, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर भी है, आप इसमें बिल्ड कर सकते हो। वेब API तो लिखा ही नहीं है ना। ठीक है जी, रेस्टफुल APIs। समझ गए? इट हैज बिल्ट इन DI, इसके अंदर बिल्ट इन DI मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ये बिल्ट इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन को सपोर्ट करता है। बिना इसके काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। इट हैज मिडिलवेयर कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हमारे पास मिडिलवेयर होता है ना, ठीक है। मिडिलवेयर होता है हमारे पास, बिल्ट इन मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या है ये हम आगे बताएंगे आपको, व्हाट इज मिडिलवेयर, ठीक है। हाउ टू क्रिएट मिडिलवेयर्स। तो ऐसे मिडिलवेयर का कॉन्सेप्ट होता है .NET कोर में। इट यूज्ड ये जो है हमारा ये रोस्लिन कंपाइलर को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं RYUGIT, ठीक है। रोस्लिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर। इन .NET फ्रेमवर्क में हम लोग कौन सा कंपाइलर यूज करते थे, आप बताओ। इन .NET फ्रेमवर्क विच कंपाइलर वी यूज्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाइलर नेम। क्या नाम है तुम्हारा, कुछ याद आ रहा है कंपाइलर का नेम। हाँ JIT लिखा तो हुआ है, लिखा हुआ दिख नहीं रहा है क्या। JIT और C# के कंपाइलर का नाम तुम्हें याद है, तुम बताओ। कंपाइलर नेम ऑफ C#। C# पे कौन सा कंपाइलर था। फिर कहोगे जॉब नहीं मिल रही है, बताओ सर क्या करें। रोगे धोगे भाई, तुम्हें लोग की वजह से तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी। .CSC कंपाइलर नेम का नाम .CSC था।
It used Roslyn RYU-JIT compiler, which is 110 faster than previous compiler. जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है प्रीवियस कंपाइलर से. प्रीवियस कंपाइलर इतना अच्छा नहीं था, इसलिए यहाँ पर रोस्लिन कंपाइलर लाया गया जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डॉटेड फ्लेवर कंपाइलर. ठीक है. सो यहाँ पर डॉटेड कोर में कौन सा कंपाइलर का नाम क्या है? नहीं, डॉटेड कोर में कंपाइलर का नाम क्या है? रोस्लिन. शॉर्टकट में रोस्लिन ही बोलते हैं, वैसे पूरा नाम इसका RYU-JIT. RYU का मतलब रोस्लिन जस्ट इन टाइम कंपाइलर. लेकिन अगर आप इंटरव्यू में रोस्लिन भी बोलोगे वो समझ जाएगा, यू नो द नेम ऑफ कंपाइलर, है ना. एंड डॉटेड कोर इज अ प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म. डॉटेड कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म. व्हाई? हाउ डॉटेड कोर इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म? बिकॉज ऑफ हियर वी हैव it used ये जो है ये केस्ट्रल वेब सर्वर को सपोर्ट करता है. किसको सपोर्ट करता है? केस्ट्रल वेब सर्वर. केस्ट्रल वेब सर्वर का मतलब ये हो गया कि यू कैन डिप्लॉय योर साइट. IIS पे आप साइट को डिप्लॉय कर सकते हो, लिनक्स पे आप अपनी साइट को डिप्लॉय कर सकते हो, मैक पे आप अपनी साइट को डिप्लॉय कर सकते हो. तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना. जो डॉटनेट फ्रेमवर्क था, अगर आपको पता हो, डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो डिप्लॉयमेंट होता था वो IIS सर्वर पर होता था, सिर्फ इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज. सिर्फ वहीं पर ही आप डॉटनेट फ्रेमवर्क की साइट को डिप्लॉय कर सकते हो और किसी भी सर्वर पर उसको ले आना नहीं कर सकते. माइक्रोसॉफ्ट बहुत चालाक था, वो कहता था मेरे एप्लीकेशन मेरे ही सही सर्वर पे डिप्लॉय हो गए. लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि नहीं भाई, अब हमें अपनी जगह की छोड़नी पड़ेगी. अब मार्केट में सब लोग ओपन सोर्स की बात करने लगे हैं, है ना, और सब लोग ओपन सोर्स की तरफ भाग रहे हैं. तो उन्होंने भी डॉटनेट कोर को ओपन सोर्स बनाया, इसीलिए कि नाउ you can deploy your site IIS as well as Linux servers as well as Mac server. तो आप कहीं पर भी आप अपनी साइट को सुझा कर सकते हो, आप डिप्लॉय कर सकते हो. ठीक है. और आप उसको Nginx पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, Heroku पे भी डिप्लॉय कर सकते हो, है ना. There are so many servers. Linode पे डिप्लॉय कर सकते हो, है ना. बहुत सारे डिप्लॉयमेंट सर्वर है, वहां पर आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो. डिजिटल ओशियन ये भी है. तो ये हो गया हमारा पॉइंट. ठीक है. नेक्स्ट, इट हैज बिल्ट इन कंटेनराइजेशन सपोर्ट. ये जो है ये बिल्ट इन कंटेनराइजेशन सपोर्ट करता है. कंटेनराइजेशन सपोर्ट वही डिप्लॉयमेंट का पार्ट है ना, CI/CD. तो बिल्ट इन कंटेनराइजेशन सपोर्ट मतलब आप इंटरनली ही अपनी साइट को बनाओ और डिप्लॉय कर सकते हो आप. तो इसके अंदर ये फैसिलिटी है. इनेबल डॉकर का ऑप्शन आता है, उसको चेक कर दोगे तो डॉकर वाला फाइल बना देगा और उसके अंदर आप डिप्लॉयमेंट भी लेके जा सकते हो अपने एंड से. ठीक है. किसी अदर सर्वर पे जाने की जरूरत नहीं, वहीं से इंटरनली आप डिप्लॉय कर लोगे क्योंकि वो बिल्ट इन कंटेनराइजेशन भी रखता है अपने पास. समझ में आ रही है बातें? ये MVC का एक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हुए चलता है. मतलब इसमें MVC से ही स्टार्ट होगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर, है ना. इसका आर्किटेक्चर जो स्टार्ट होगा वो MVC से ही. तो जिसको डॉटनेट मतलब आता भी था डॉटनेट फ्रेमवर्क, अगर उसको MVC नहीं आता है तो ये सीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था उसके लिए, है ना. लेकिन जिसको प्रीवियस डॉटनेट फ्रेमवर्क में MVC आता है उसके लिए सीखना आसान है, क्योंकि MVC आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. लेकिन जिसको MVC नहीं आता है उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसको थोड़ा सा पहले MVC के आर्किटेक्चर को समझना पड़ता है ना. MVC मतलब 3 लेयर आर्किटेक्चर, है ना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स
इन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, है ना, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर और n टायर, ऐसे हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ये MVC 3 टायर को सपोर्ट करता है, लेकिन हम इसमें बनाएंगे n टायर, है ना। n टायर एप्लीकेशन डेवलप करना बताएंगे आपको, लेकिन आप पहले 3 टायर समझोगे कुछ दिन, फिर n टायर पे भी मूव कर जाएंगे, ठीक है। और बताइए भाई। क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया, DI इंट्रोडक्शन, ये डॉटेड का इंट्रोडक्शन, इसको समझिएगा। अब हम बात करते हैं MVC की, ठीक है, क्योंकि हमें MVC समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद समझेंगे .NET कोर लाइफ साइकिल। .NET कोर के इंटरव्यू में जाओगे तो लाइफ साइकिल जरूर पूछा जाएगा। पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज MVC। तो MVC क्या है हमारा? इट इज अ हाई लेवल टेस्टेबल फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है, दैट differentiate an application into main 3 जो कि आपकी एप्लीकेशन को जो है वो 3 लेयर में डिवाइड करता है। कौन सी वो 3 लेयर है? यहाँ पे किसको MVC आता है? तुम्हें तो नहीं आता होगा, तुम्हें तो आता है। तुमने पढ़ा हुआ है MVC? काम किया है थोड़ा बहुत? आपको काम तो किया था, तो वैसे काम किया है, वैसे नहीं आता है। नहीं, मेरा प्रोजेक्ट ही बेसिक है। तो काम किया है ना, तो जानते ही होगे सब। इंटरनल फ्लो तो पता है। कौन सा प्रोजेक्ट है आपका? हमारे साथ रियल एस्टेट से रिलेटेड है सर। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं यार, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं। रियल एस्टेट हो गया, फाइनेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारे डोमेन तगड़े होते हैं। मुकुल कौन है? अब सब जाग गए, ऑनलाइन भी सब 12:30 बजे आ रहे हैं। इसकी तरह काम करता है, डेटा एक्सेस लेयर की तरह काम करता है। मॉडल को आप डेटा एक्सेस लेयर बोल सकते हैं। मॉडल में बेसिकली क्या है? इन इट वी परफॉर्म ऑल डेटाबेस रिलेटेड इसके अंदर हम डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। डेटाबेस रिलेटेड ऑपरेशंस मीन्स जो भी हम प्रॉपर्टीज बनाते हैं वो यहाँ पर बनाएंगे, जो भी हम कनेक्शंस का कोड लिखेंगे वो हम सब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। चाहे कनेक्शन हम एंटिटी फ्रेमवर्क से दे रहे हो या हम ADO से दे रहे हो, ठीक है। ये लैपटॉप में प्रैक्टिकल कैसे करोगे घर पे? इसमें बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं चलेगा। C# में तो ऑनलाइन कंपाइलर भी होता है C# का, वहीं पर ही कोड लगा के आप ऑनलाइन ही चला सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, लैपटॉप अच्छा नहीं है तो, है ना।
C# कोड को आप ऑनलाइन लिख के रन करा सकते हो, जो भी मैंने कराया था सारे प्रैक्टिस कर सकते हो आप। लेकिन इसका कुछ ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन कर लोगे, इसके लिए आपका लैपटॉप होना चाहिए, तो करना पड़ेगा प्रैक्टिस, नहीं तो ये बाउंस करेगा बहुत तगड़े से और आएगा नहीं समझ में, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। व्यू, व्यू को हम लोग प्रेजेंटेशन बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर। प्रेजेंटेशन लॉजिक लेयर, व्यू बेसिकली हमारा इज द यूआई ऑफ आवर पेज। यह हमारे पेज का यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द यूजर इज व्यू, है ना। पहला पेज जो यूजर के सामने होता है वो कौन सा होता है, व्यू ही होता है ना। तो ये जितना अच्छा बना रहता है, सुंदर दिख रहा होता है, वही यूजर को इंटरेक्ट करता है ना, ठीक है। तो इट इज अ यूआई ऑफ आवर पेज। सो हाउ यूआई डेवलप इन इट, वी राइट HTML हमारा CSS हो गया, JS हो गया, jQuery हो गया, एंगुलर या रिएक्ट जो भी हो एक्सेट्रा, बहुत सारी जो भी हमारी क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस हैं वो सब हम इसको डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर इज नोन एज BLL बोल लो, बिजनेस लॉजिक लेयर लिख देता हूँ, या बिजनेस एक्सेस लेयर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। जो ये होता है हमारा, ये बिजनेस लॉजिक लेयर होता है। सो बेसिकली कंट्रोलर क्या है, इसके अंदर हम लोग ऑल लॉजिकल बिजनेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम लोग बिजनेस और लॉजिकल कॉन्सेप्ट राइट करते हैं, ठीक है। तो जो कंट्रोलर है हमारा, इट इज द मेन लेयर ऑफ MVC आर्किटेक्चर, ये हमारा मेन लेयर है। इट इंटरैक्ट बोथ, ये हमारा मॉडल और व्यू, इट इज हाईली टेस्टेबल, इट इज अ हाईली टेस्टेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, है ना, आर्किटेक्चर दैट डिफरेंशिएट एंड रिप्रेजेंट ऑथोरिटी। इट इंटरैक्ट बोथ मॉडल एंड व्यू, जो हमारा कंट्रोलर है वो मॉडल और व्यू दोनों से इंटरैक्ट करता है। सो इट इज द हार्ट ऑफ, तो यही हमारा MVC का हार्ट है ना, बिना इसके काम नहीं चल सकता। तो कंट्रोलर ही हमारा जो है वो मॉडल और व्यू, को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। डायग्राम मैंने बना रखे हैं, मैं वही से उठा लेता हूँ, डायग्राम में टाइम वेस्ट होता है। जाना है तो तब तक डायग्राम होंगे चाहिए इसी, है ना। अभी हम लाइफ साइकिल वाला बता, ये मॉडल, तो जो हमारा क्लाइंट होता है उसको हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये यूजर है, ये हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। अरे यार, आप कोई साइट अगर सर्च करनी है तो सोचना क्या है, अगर आपको यहाँ पे कोई साइट सर्च करनी है, मान लो मुझे ये करनी है sandbox.ui, ठीक है, यहाँ मुझे साइट सर्च करनी है, तो ये वेब ब्राउजर ही तो मेरा क्लाइंट है, मेरे लिए यही तो क्लाइंट है। मैं यहीं से तो कोई साइट को सर्च करता हूँ। तो MVC में भी हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। वेब एप्लीकेशन इज ऑल अबाउट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो भी हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन में क्या होता है, क्लाइंट होता है, सर्वर होता है। तो क्लाइंट, हाउ टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, इफ यू वांट टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन देन यू शुड हैव URL, है ना। आप किसी भी एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आपके पास क्या होना चाहिए, URL होना चाहिए। तो यूजर जो होता है वो क्या डालता है, URL डालता है। मान लो लोकल है तो मेरे लोकल होस्ट का URL ये है, मैंने डाला। और जब वो URL डालता है टू एक्सेस एनी एप्लीकेशन, सो द फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू द राउटिंग। तो पहली जो रिक्वेस्ट होती है वो किसके पास जाती है,
राउटिंग के पास जाती है। राउटिंग का क्या काम होता है? राउटिंग जो होता है वो रूट डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? रूट मतलब क्या होता है? रास्ता। कि भाई अब आपको कहाँ चलना है। जैसे कि अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से मान लो मुझे आनंद विहार जाना है, तो यहाँ से आनंद विहार जाने के बहुत सारे तरीके होंगे, रूट होंगे। तो कौन सा रूट अच्छा होगा, है ना? तो जो भी रूट अच्छा होगा वहां से हम जाएंगे, है ना? अलग अलग लोग अलग अलग रूट से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो राउटिंग बेसिकली क्या करता है? राउटिंग इज अ मैकेनिज्म डिसाइड द पाथ, है ना? तो बेसिकली राउटिंग में हम लोग क्या कर रहे होते हैं? राउटिंग में जब इसने बेस यूआरएल डाला तो हमने ये राउटिंग में डिसाइड कर रखा है कि हमारे साइट में तो बहुत सारे पेजेस हैं। इन आवर एप्लीकेशन देयर आर थाउजेंड ऑफ पेजेस। हमारे साइट में बहुत सारे पेजेस हैं। देन विच पेज गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट? जब हमारा पहला पेज ओपन होगा, जैसे मैंने यहाँ पर अगर डाला sandbox.uidi.gov.in, तो जब मैंने इसको किया एंटर, तो मेरा पहला पेज ये है ना डिसाइड हुआ है। ऐसा थोड़ी ना कि पहला पेज इन्होंने ये डिसाइड किया था, ये तो डिसाइड किया नहीं। पहला पेज इन्होंने क्या डिसाइड कर रखा था? ये वाला, ये डिसाइड कर रखा था। क्लियर? समझे? तो वैसे ही यहाँ पर राउट में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि विच पेज गेट्स एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो जब वो लोकल होस्ट 2 3 4 5 डाल के एंटर मारेगा, तो रिक्वेस्ट जो है वो राउटिंग के पास जाएगी। ये डिसाइड हो रखा होगा कि कौन सा पहला पेज चलेगा, और राउटिंग से वो कहाँ पे जाएगा? उस कंट्रोलर पे जाएगा फिर, क्योंकि राउटिंग में हमने कंट्रोलर का नाम डिसाइड कर रखते हैं, उस कंट्रोलर का कौन सा एक्शन चलेगा। तो वो उसी कंट्रोलर के पास जाएगा। राउटिंग के बाद किसके पास जाएगा? वो कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर जो होगा वो मॉडल और व्यू दोनों से इंटरेक्ट करता है, तो कंट्रोलर जो है वो डेटा लेने के लिए मॉडल के पास जाएगा। कंट्रोलर डेटा क्या काम किसका होता है? डेटा प्रिपरेशन का। मॉडल का होता है, मॉडल के पास जाएगा, और मॉडल जो है वो डेटा ले करके फिर किसको वापस करेगा? कंट्रोलर को फिर वापस करेगा। और कंट्रोलर जो है वो फिर जो भी डेटा है वो किसको दिखा देगा? व्यू, बोला कस्टमर को दिखा देगा, और व्यू जो है वो यूजर को दिख जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल फ्लो ऑफ डॉटनेट फ्रेमवर्क एमवीसी लाइफ साइकिल। ये एमवीसी का डॉटनेट फ्रेमवर्क जो पुराना वाला था एमवीसी, उसका लाइफ साइकिल था, ठीक है। यूजर रिक्वेस्ट with the help of URL to access any application. Then the request goes to the routing. Routing decide that which controller gets executed first. Then it goes to the routing, and then controller go to the model to take the data. जैसे मान लो हमने रिक्वेस्ट करी कि 10 एम्प्लॉय दिखाओ, तो 10 एम्प्लॉय कंट्रोलर के पास तो है नहीं। किसके पास है? डेटा एक्सेस ले मॉडल के पास है। तो मॉडल के पास गया, तो मॉडल वो 10 एम्प्लॉय दे करके वापस किया किसको? कंट्रोलर को। कंट्रोलर को जैसे ही वापस किया, फिर कंट्रोलर ने उन 10 एम्प्लॉय को किसको दिखा दिया? व्यू को दिखा दिया, क्योंकि व्यू पे हमने लिखा हुआ है, व्यू ही हमारा दिखेगा यूजर को, है ना। कंट्रोलर के पास आकर के डेटा दिख जाएगा तो सर्वर साइड हो गया, वो दिखेगा ही नहीं। डेटा सर्वर पे रख के करोगे क्या? डेटा किसको दिखाना है आपको? क्लाइंट को। कुरकुरे अमेजन पे सर्च कर रहे हो, कुरकुरे अमेजन पे दिख ही नहीं रहे, कुरकुरे सर्वर पे अटक गए, तो कुरकुरे ऑर्डर कैसे होंगे, है ना? भूख तो नहीं लगी? ठीक है, तो नहीं दिख रहे हैं। और भी देर आर प्लेंटी ऑफ आइटम्स, है ना। इफ यू वांट टू सर्च और आप कोई ऑर्डर करना चाहते हो, वो दिख नहीं रहा है, तो फिर प्रॉब्लम करता है ना। तो वो फ्रंट एंड पे दिखना जरूरी है। सर्वर पे दिखेगा ना दिखेगा, डेटाबेस पे है तो ऑर्डर नहीं कर पाओगे, सर्वर पर है तो ऑर्डर नहीं कर पाओगे। जब तक वो आइटम्स कहाँ नहीं दिखे आने आएंगे, कस्टमर को दिखेंगे, व्यू पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आया तुमको समझ में आ गया? हाँ, तुमको समझ में आ गया तो बाय डिफॉल्ट मान के चलूंगा सबको समझ में आ गया, है ना। इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था, वेटर, शेफ और कस्टमर लिखा हुआ था। एक एग्जाम्पल ऐसे भी सेट किया हुआ था कि व्हेन यू गो फॉर अ रेस्टोरेंट, जब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, देन फर्स्ट पर्सन वी मीट है ना। हम सबसे पहले किससे मिलते हैं? वहां पर वेटर से मिलते हैं। वेटर कम एंड टेक द ऑर्डर, है ना, वट एवर योर ऑर्डर इज। ऐसे थोड़ी ना कहोगे जो है तुम सब ले आओ जो भी बना है, ऐसे ना सब तो तुम खा भी नहीं पाओगे, है। तो वेटर क्या करता है? वेटर ऑर्डर लेता है एंड गो टू द शेफ कि भाई चलो अब ये बना दो तुम। ये तो है ना, वेटर ने ऑर्डर लिया, वेटर ही चालू हो गया बनाना। वेटर का काम ऑर्डर लेने का, ऑर्डर लिया और ऑर्डर डेटा प्रिपेयर, खाना बनाने का काम किसका है?
शेफ का मतलब मॉडल। मॉडल जो है वो खाना बनाएगा, वो बना दिया, ठीक है। और बना करके शेफ खुद थोड़ी ना लेके आ जाएगा, वहां टोपी लगाए हुए आ गया लेकर के, हाँ जी ऐसे था ना, वो वेटर को देता है ना। तो वेटर जो है वो दे देगा, है ना, वापस कर देगा किसको, कंट्रोलर को, वेटर को दे देगा ना। शेफ जो है वो किसको दे देगा, वेटर को दे देगा बना करके, लो भाई ये दे दो। और फिर वो वेटर किसको दे देगा, कस्टमर को, जिसका ऑर्डर था उसको दे देगा। अब अंदर शेफ ने उसमें मिर्च मसाला भले थर्ड क्वालिटी का डाला हो, आपकी जुबान में टेस्ट आ गया, मतलब आपके लिए क्या है, वो बड़ा मस्त बना हुआ है ना। भले उसने सारे मसाले हल्दी नमक मिर्चा भले उसने छिलिया वाले यूज किए हो, बेकार वाले एकदम अच्छे मसाले ना यूज किए हो, लेकिन आपको तो टेस्ट आ गया, देन everything is okay. As the same way in web applications, in web application if a site look like very good, it doesn't mean that site is good, है ना। अगर कोई वेबसाइट हमें बहुत अच्छी दिख रही है, इसका मतलब ये अच्छा नहीं कि बहुत अच्छी साइट है वो। पता चला साइट में कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी कहीं पर भी जाकर के उसको हैक कर देता है, दिन भर कोई ना कोई हैक कर ले रहा है, वो कोई साइट हुई है। तो भले पीछे मतलब मिर्च मसाला अच्छा नहीं डाला है, बैकएंड पे मिर्च मसाला अच्छा नहीं डाला, इसीलिए साइट धज्जियां उड़ गई, लेकिन टेस्ट आ रहा है लोगों को, क्योंकि दिखा अच्छा रहा है ना। तो जो चीज अच्छी दिखती है वो एक्चुअल में अच्छी होती भी नहीं है कभी कभी, है ना। तो वही बात यहाँ पर भी है, बैकएंड पे जितना अच्छा लिखा होगा उतना आपका व्यू जो होगा वो अच्छा माना है। भले आपका लुक अच्छा ना हो, कभी कभी ऐसा क्या होता है, कोई साइट बढ़िया अच्छा नहीं दिखती है, लेकिन उसका बैकएंड इतना मजबूत है कि उसको कोई हिला नहीं सकता। तो वही है ना, ये आपका मतलब बैकएंड जो जितना मॉडल और ये जो कंट्रोलर है, ये जितना अच्छा आपने इसमें बनाया होगा, उतना आपका यूआई भले ना अच्छा हो, लेकिन उसको अच्छा रहेगा, वो हमेशा ठीक ही रहेगी, वो कभी भी उसको कोई हैक नहीं करेगा, कभी भी डाउन नहीं होगी, है ना, हमेशा अच्छी रहेगी, चलेगी। समझ रहे मेरी बात को, ये वेब एप्लीकेशन ये समझ, आप तो समझ आ गया होगा। Our next diagram is, अरे तो ये तो रहा हमारा एमवीसी का बात, ठीक है। एमवीसी अब हम लोग बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ डॉटेड कोर की, लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। तो डॉटेड कोर की लाइफ साइकिल और एमवीसी की लाइफ साइकिल में एक थोड़ा सा डिफरेंस अगर आप देख पा रहे होगे तो, यूजर और राउटिंग के बीच में क्या आ गया, अरे यार यूजर और राउटिंग के बीच में दिख रहा है क्या आ गया है, हाँ यूजर और राउटिंग के बीच में क्या आ गया, बस मतलब एमवीसी की लाइफ साइकिल की तरह ही डॉटेड कोर की लाइफ साइकिल है, लेकिन अब वो जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है, एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स गोस थ्रू मिडिलवेयर। जो भी हमारे रिक्वेस्ट होंगे, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होंगे, वो सारे के सारे कहाँ से होकर के गुजरेंगे, मिडिलवेयर। मिडिलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेस, ठीक है, और मॉनिटर योर ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस। जो भी हमारी रिक्वेस्ट कर दी जाएगी, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होगी, वो मिडिलवेयर से। तो यूजर जब रिक्वेस्ट करता है किसी यूआरएल को, तो वो यूआरएल मिडिलवेयर से गुजरता है, whether the URL is valid or not. If the URL is not valid, then it doesn't go to anywhere, return back to the, मतलब बता देगा कि जो भी है हमारा forbidden है, पेज नॉट URL नॉट फाउंड, URL नॉट स्पेसिफाइड, जो भी एरर आनी हुई आ जाएगी। तो मिडिलवेयर के पास जाता है, मिडिलवेयर से फिर राउटिंग के पास जाता है, फिर कंट्रोलर से जाता है, कंट्रोलर मॉडल के पास जाता है, डेटा लेने मॉडल वापस करता है कंट्रोलर को, और कंट्रोलर जो होता है फिर से व्यू को दिखाता है। तो मेन यहाँ पर जो है वो है मिडिलवेयर। मिडिलवेयर क्या होता है, क्या काम करता है, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि जब यूजर रिक्वेस्ट करता है तो पहली रिक्वेस्ट जो है वो राउटिंग के पास ना जाकर के कहाँ जाती है, मिडिलवेयर के पास जाती है, और फिर बाकी के फ्लो सेम होते हैं, है ना। तो मिडिलवेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेस, है ना। जो भी हमारे रिक्वेस्ट होते हैं, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं, वो कौन हैंडल करता है, मिडिलवेयर हैंडल करती है। समझ रहे हो। तो ये लाइफ साइकिल डॉटेड कोर की इंटरव्यू पूछी जाएगी तो आपको ये बताना पड़ेगा, डायग्राम बना करके। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू देने जाओगे तो डायग्राम बना करके समझाओगे कि दिस इज द यूजर and we have middleware, then routing, then controller, then model, then view. When user request,
To access any application, we have URL. Then first request goes to the middleware, then it goes to the routing, then the controller, then model to take the data. Model return back to the controller, and controller is responsible to show the data. So controller interact both model and view. ऐसे अच्छे से उसको समझा देना. इसी का साइंटिफिक डायग्राम जो मैंने लिया था वो इंटरनेट से उठाया था, ये वाला सेम डायग्राम है, वही जो मैंने वहां पर अपना डायग्राम बनाया, देखो एकदम सेम है. ASP.NET Core MVC रिक्वेस्ट लाइफसाइकिल. आप देखो HTTP रिक्वेस्ट से क्या कर दिया HTTP, क्योंकि क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है वो कौन सी रिक्वेस्ट होती है, देखा जाए तो HTTP रिक्वेस्ट होती है. किसी भी यूआरएल को आप टाइप करते हो तो HTTP लग जाता है ना, HTTP रिक्वेस्ट. तो वो पहले जब HTTP रिक्वेस्ट करता है तो कहाँ जाती है वो, मिडिलवेयर के पास जाती है, और मिडिलवेयर से फिर राउटिंग के पास जाती है, फिर कंट्रोलर इनिशियलाइज होता है. कंट्रोलर का फिर कौन सा एक्शन मेथड चलेगा, और एक्शन मेथड क्या रिजल्ट देगा, और वो रिजल्ट फिर रेंडर होगा और रिस्पॉन्स के तौर पर यूजर को दिख जाएगा. ये इससे शॉर्टकट में बना दिया है. मेरा डायग्राम इससे ज्यादा अच्छा है कई गुना, ठीक है. लेकिन ये डायग्राम मैंने इंटरनेट से निकाला था, तो मैंने कहा कि भाई ये डायग्राम भी आपको समझने की जरूरत है, तो मैंने एक थोड़ा सा ये भी निकाल दिया था आपके लिए, है ना. तो दोनों डायग्राम ठीक है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में इसे समझा दिया, है ना. हमने पूरा प्रोसेस लेकर के, इसमें इसने डेटा के बारे में बात नहीं करी है ना, इसने मॉडल की बात नहीं करी है, इसने डायरेक्ट व्यू दिखा दिया. कंट्रोलर हुआ, एक्शन हुआ, रिजल्ट दिख गया, और रिजल्ट जो है वो रेंडर हुआ, क्योंकि जो भी चल रहा होता है ब्राउज़र उसको वो रेंडरिंग कहते हैं. पेज रेंडर हो रहा है बोलते हैं ना. पेज जब घूम रहा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेज रेंडर हो रहा है, रेंडरिंग हो रही है. रेंडरिंग मतलब घूमना होता है, तो व्यू रेंडर हो रहा होता है, और फिर जब रेंडर हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है. वही चीज है. ऑनलाइन से पूछता हूँ समझ आ रहा है कि नहीं यार. ये लोग इतने MVC के वही मैसेज इसमें भी आ रहे हैं. इसमें कोई टेम्पलेट अलग होता है API का. API के फ्रंट एंड API क्या होती है ना, मुझे लग रहा है कहाँ गया ये रहा. अच्छा, तो क्रिएट अ न्यू दिख रहा है आपको. यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद मॉडल व्यू कोर लिख देना. हुआ तो मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट खोल दूं, मैंने बनाया तो था उस दिन वहाँ पे. इसमें होगा नहीं होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि तो मैंने फॉर्मेट कर, अच्छा परसों तो बताया था. वीडियो भी अपलोड नहीं हुआ, बता देता हूँ दोबारा है. कहाँ गया ये रहा, यही तो बनाया था. चलो आपको जो करना हो कर लेना. क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं. यहाँ से क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद, चलो यहाँ पे तो आ ही रहा, लेकिन यहाँ से बताता हूँ मैं. यहाँ पर आप बस कोर लिख देना, और यहाँ से आप लोगे, ये दिख रहा है आपको ASP.NET Core वेब है मॉडल व्यू कंट्रोलर. ASP.NET Core वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर. यहाँ से करेंगे हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग लेंगे प्रोजेक्ट टेम्पलेट. प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, तो जो भी आपको मिलेगा तो हम लोग लिख देते हैं बैच. है ना. और यहाँ से फिर नेक्स्ट, और ये मैं बता रहा था ना इनेबल डॉग कंटेनर सपोर्ट, तो यहाँ से आता है वो डॉकर वॉकर वाला, है ना. अभी तो हमें नहीं करना है फिलहाल, अभी हम कॉन्फ़िगर HTTPS पे करेंगे, ठीक है. सिक्योर बनाएंगे इसको, और यहाँ से फिर क्या करेंगे, .NET हम लोग 10 का यूज कर रहे हैं, .NET 10, और शायद लेटेस्ट जो है वो हमारा 11 है. 11 आ गया होगा. कोड में कहाँ दिया, उसमें नहीं दिया क्या.
ये पहले इसको देखिए। टेनी है, अभी रिलीज हुआ है नवंबर 2025 को, है ना, एंड विल बी सपोर्टेड अंटिल नवंबर 2028। गवर्नमेंट की एक तो बहुत ही सपोर्ट है। 10 अभी हम लोग 10 ही यूज भी कर रहे हैं यहाँ पे, देखा ना आपने, ये मैंने जब दिखाया था आपको, मतलब हमारा लेटेस्ट वाला है, हम यही सपोर्ट कर रहे हैं, यही यूज कर रहे हैं अभी, डॉट नेट 10 पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है जी, तो ये सब कुछ समझ आ गया ना, हाउ टू टेक, ये देखो हम लोग डॉट नेट कोर पे ही काम कर रहे हैं, ये सब है, और यहाँ से इसको बंद कर दिया। ठीक, अब हम पहले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं, ये है हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये बना ही हुआ है, ठीक है। अब ये कनेक्टेड सर्विस है, हम अगर कोई सर्विस को कनेक्ट करते हैं तो यहीं पर वो सर्विस देख लेते हैं। डिपेंडेंसीज हमारी जो जो मतलब प्रोजेक्ट को रिक्वायर डीएलएल है वो सारी यहाँ पर रहती है हमारी, एनालाइजर ये सब इसके अंदर है, डीएलएल हमारी फ्रेमवर्क्स के अंदर मिलेंगे आपको, कोर भी है ना, ये स्पीनेट कोर का कौन सा है, यहाँ पर भी आप प्रॉपर्टी में जाके चेक कर सकते हो। तो 10 ही है हमारा, ठीक है। तो ये है, और ये सारी डिपेंडेंसीज इसके अंदर है, डिपेंडेंसीज के अंदर रहती है, एनालाइजर और फ्रेमवर्क, ठीक। प्रॉपर्टीज लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन है हमारा, लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन में जो भी हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल मतलब सेटिंग लॉन्च करते समय ना, जो भी हमारे प्रोजेक्ट की ओवरऑल सेटिंग है वो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, लॉन्च सेटिंग्स है। तो यहाँ पर इसका यूआरएल जो होगा वो एप्लीकेशन यूआरएल 5033 होगा, जब मैं इसको रन करूंगा ना तो इसलिए बता दिया एप्लीकेशन का यूआरएल क्या होगा, 5033 होगा। आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। और अभी हम डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में ही काम कर रहे हैं ना, तो अभी हमारा एसपी नेट कोर का इन्वायरमेंट क्या है, डेवलपमेंट है। अब यही चीज जब प्रोडक्शन पे जाएगी तो यहाँ डेवलपमेंट की जगह क्या लिख देंगे, प्रोडक्शन लिख देंगे, है ना। HTTP ये कमांड प्रोजेक्ट डॉट नेट रन मैसेजेस लॉन्च ब्राउजर एप्लीकेशन इन्वायरमेंट वेरिएबल में अभी डेवलपमेंट है। तो यहाँ से हम लोग मतलब जो प्रॉपर्टीज के अंदर लॉन्च सेटिंग्स डॉट जेसन है, ये हमारे प्रोजेक्ट की सेटिंग के लिए दिया हुआ है। अब हमारा अगला www रूट है, जो भी हमारा HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, jQuery है, वो सब आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप, jQuery, वैलिडेशन सब ये। तो www रूट जो स्टैटिक फाइल्स का काम करती है, ठीक है, स्टैटिक फाइल, समझ गए है। तो यहाँ पे 3 फोल्डर और दिख रहे हैं आपको, ये कंट्रोलर का है, ये मॉडल का है, और ये व्यू का फोल्डर है। ये जो अभी हम देख रहे थे कंट्रोलर, मॉडल और व्यू, इसको भी हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल कंट्रोलर, मॉडल और व्यू है। कंट्रोलर हमारा आप जानते ही हो बिजनेस एक्सेस लेयर है, मॉडल हमारा डेटा एक्सेस लेयर है, व्यू हमारा प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद 2 फाइलें और आपको दिख रही है, क्या हो जाता है इसको, प्रोजेक्टर ही बंद हो गया, दिक्कत क्या है इसमें। इधर से कनेक्टेड है सर, उधर आवाज करता है कुछ हाँ? डिस्प्ले अंदर से उधर से। भगवान करे कल ना जाना पड़े।
हमारा www वाले में वेब डॉट कॉन्फ़िग होता था, वैसे यहाँ पर क्या है हो गया। फिर हमारे पास ऐप सेटिंग डॉट जेसन है, ठीक है, जैसे कि हमारा वेब डॉट कॉन्फ़िग होता था उसमें, पुराने वाले में वेब डॉट कॉन्फ़िग होता था, वैसे यहाँ पर क्या है ऐप सेटिंग डॉट जेसन। मतलब जो भी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होगी वो हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जो भी हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होंगे या जो भी हमारी सेटिंग्स होंगी वो सब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ऐप सेटिंग जो भी हमें की डिफाइन करनी होगी वो सब हम यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर करेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारा प्रोग्राम डॉट सी एस है ना, जो मैंने भी आपको लाइफ साइकिल पढ़ाई थी ना, उसको मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ प्रैक्टिकल करा के। जैसे यहाँ पर जो प्रोग्राम डॉट सी एस है, प्रोग्राम डॉट सी एस, यही यहाँ पर एंट्री पॉइंट ऑफ अवर प्रोग्राम है, यही हमारा मिडिल वेयर भी इसी में हम लोग डिफाइन करते हैं, मिडिल वेयर भी हम लोग इसी में डिफाइन करते हैं, यही हमारा एंट्री पॉइंट है। और राउटिंग भी हम इसी में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखी हुई है वेयर बिल्डर इक्वल टू वेब एप्लीकेशन डॉट क्रिएट बिल्डर, बोला हमारी एप्लीकेशन को क्रिएट करो क्रिएट बिल्डर कमांड से, और इसी बिल्डर डॉट सर्विसेज को ऐड कंट्रोलर विद व्यूज, मतलब यहाँ पर मैंने ये सर्विस ऐड करी है ना, कौन सी कंट्रोलर और व्यू चलाने की। तो यहाँ पर लिखा हुआ ना ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर, तो जो भी सर्विस आपको प्रोजेक्ट में चलानी है, जो भी सर्विस आप प्रोजेक्ट में चलाना चाहते हो उसको सर्विस को आपको ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर आप डायरेक्टली कोई भी सर्विस ऐसे नहीं चला सकते, जैसे पुराने वाले डॉटेड फ्रेमवर्क में क्या होता था, अगर आपको सेशन का यूज करना है तो आप वहाँ डायरेक्ट सेशन को यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट सेशन को भी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको सेशन की सर्विस लेनी है तो आपको पहले सेशन को क्या करना पड़ेगा, सर्विस में ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद उसको मिडिल वेयर में भी ऐड करना पड़ेगा। मिडिल वेयर कहाँ से, जहां पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर द HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो मिडिल वेयर इज लाइक अ पाइपलाइन, मिडिल वेयर हमारे तरह से क्या होता है, पाइपलाइन की तरह होता है। तो जहां पर ये पाइपलाइन वर्ड लिखा हुआ है यहीं से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, मिडिल वेयर। तो ऊपर वाले में हम जो भी हमारी सर्विस होती है उसको हम ऐड करते हैं, जहाँ लिखा हुआ है ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर, जो भी हमें अपने प्रोजेक्ट में सर्विस यूज करनी है। बहुत सारी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट में है, एंटी फॉजी टोकन है, और भी बहुत सारे सेशन है, एन नंबर ऑफ सर्विसेज है ना, लाइफ साइकिल्स हैं, हमारी डिपेंडेंसी इंजेक्शन की सर्विसेज हैं। जो भी सर्विस आपको मतलब यूज करनी है उसको पहले आप यहाँ पर सर्विस में क्या करोगे, यहाँ पर ऐड करोगे, और फिर ऐड करने के बाद आप उसको पाइपलाइन में भी क्या करोगे, ऐड करोगे। पाइपलाइन में ऐड करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सर्विस कौन सी सर्विस के बाद चलेगी, है ना, वो सर्विस कौन से सर्विस के बाद चलेगी, ठीक है। जैसे कि आपका इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू में आपको वो मिल गया ऑफर लेटर, तो अब आप मतलब आपने सर्विस में आप ऐड हो गए, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो गए, है ना। अब आपको क्या काम करना है, किसके बाद क्या काम करना है, वो सब आपको किसमें पाइपलाइन में बताया जाएगा, है ना, कि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा फिर ये चलेगा, ऐसे ऐसे। तो पहले आपको सर्विस को ऐड करना पड़ता है, और ऐड करने के बाद आपको उसको पाइपलाइन में भी ऐड करना पड़ता है कि ये सर्विस अब चलेगी कब, मतलब डायरेक्शन HTTP डायरेक्शन के बाद चलेगी, या राउटिंग के बाद चलेगी, या ऑथराइजेशन के बाद चलेगी, या स्टैटिक एसेट्स के बाद चलेगी। और यहाँ पर ये जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं राउटिंग, ठीक है। ये राउटिंग है, ये यहाँ पर मिडिल वेयर है, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, ऐड योर सर्विस। तो जो भी आपको सर्विस ऐड करनी है वो यहाँ पर ऐड करते हैं, उस सर्विस में को पाइपलाइन में अगर ऐड करना है तो मिडिल वेयर में ऐड करते हैं, और मिडिल वेयर ये सब मिडिल वेयर ही है, ठीक है पूरा, ठीक। और मिडिल वेयर के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर जो है ये जो लिखा हुआ है ये है राउटिंग, क्या है, राउटिंग, क्लियर। और राउटिंग के बाद फिर आप क्या करते हो, एप्लीकेशन को रन कर देते हो ऐप डॉट रन से, समझ गया भाई। देखो जो भी सर्विस ऐड होती है उसको बिल्ड किया जाता है, और बिल्ड होने के बाद उसको क्या करा जाता है, रजिस्टर किया जाता है, और रजिस्टर करने के बाद क्या किया जाता है, रन किया जाता है। सब कुछ लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हमारा सर्विस को ऐड करना यहाँ पे लगेगा, फिर मिडिल वेयर में लगेगा, और फिर राउटिंग में लगेगा, समझे।
है। और उसके बाद हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, राउटिंग के बाद। राउटिंग में क्या लिखा हुआ है, कंट्रोलर कौन सा, होम। तो यहाँ पर कंट्रोलर में जाओगे तो हमारे पास होम कंट्रोलर है, तो होम कंट्रोलर में लगा लेना, यही तो होम कंट्रोलर है। और एक्शन कौन सा इसका, देखो होम कंट्रोलर और एक्शन का नाम क्या है, इंडेक्स। तो यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो होम कंट्रोलर है और एक्शन क्या है, इंडेक्स है। यहाँ पे इंडेक्स में चला जाएगा। और इसका व्यू अगर देखना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और गो टू, यहाँ से इसका व्यू चलता है। यहाँ पे भी डिबगर लगा सकते हो आप। नया लाया हो, क्या हो गया इसमें, यहाँ पर नए तो यहाँ पर मैं कंट्रोलर में गया, होम कंट्रोलर में गया, कहाँ चला गया डिबगर सारे, राइट क्लिक किया, गो टू व्यू में गया और यहाँ पे मैं डिबगर लगा रहा था, लगा लिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अरे यार ये रेजर में लगाने के लिए ये ऐसे क्यों चलता है, वो चलने दो इसको यार। डिटरमाइनिंग ब्रेक पॉइंट लोकेशन, ये नया आया हुआ कुछ क्या इसमें, हाँ? यहाँ लगा लेते ना ऊपर। यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे लगाया था, ये मिडिल वेयर है, यहाँ से क्या है, राउटिंग है ना। राउटिंग के बाद से हम कंट्रोलर में जाएंगे, होम कंट्रोलर में जाएंगे, और एक बार जरा मैं वहां पे लगा के देखता हूँ, यहाँ रेजर पे ना, छोड़ो नहीं लगाना यार, ठीक है। अभी फिर वो चल लेंगे, इधर देखो इधर, क्या कर रही हो। अब मैं यहाँ से इसको रन करूंगा, जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो अब आप देखना, तो जैसे ही मैंने रन किया तो हमारा यूआरएल बनता है ना। ठीक है। और रिक्वेस्ट सबसे पहले कहां पर आती है, यूजर ने रिक्वेस्ट करी विद द हेल्प ऑफ यूआरएल एंड फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू द मिडिलवेयर, है ना। मैंने बताया था ना, उसमें डायग्राम दिखाऊं क्या, दोबारा खोल के खोलूं डायग्राम, समझ गए। मिडिलवेयर के पास जाती है और यहाँ से सर्विस ऐड होंगी, ठीक है, एक एक करके देखो इसको चला के, है ना। और ये लिखा हुआ है ऐप इन्वायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये सारे क्या होंगे, मिडिलवेयर, ये चलेंगे। और यहाँ से फिर क्या होगा, ये राउटिंग। मैंने जो डायग्राम बनाया था मैंने लिखा था यूजर रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट होती है मिडिलवेयर के पास जाती है, मिडिलवेयर से राउटिंग के पास जाती है, राउटिंग से फिर कहाँ जाता है, कंट्रोलर। तो अब ये राउटिंग से यहाँ पर एप्लीकेशन रन होगा और ये जाएगा किसके पास, कंट्रोलर के पास। वो कंट्रोलर के पास आ गया, और जैसे ही कंट्रोलर के पास जाएगा और ये रिटर्न क्या कर देगा, व्यू रिटर्न कर देगा। ये आ गया ना, इसका व्यू यही तो लिखा हुआ है। यहाँ पे जाओ, गो टू व्यू, देखो यही लिखा हुआ है, वेलकम और लर्न अबाउट। और लर्न अबाउट के बाद ये यूआरएल बना हुआ है। मान लो ये मैं हटाना चाहता हूँ, और मैं अभी रन टाइम में ही हूँ, ठीक है, रन टाइम में, और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करना चाहता हूँ। तो ये सही है यार। पुराने वाले में हमें रेजर रन टाइम कंपाइलेशन करना पड़ता था, ठीक है। क्या करना पड़ता था, रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। मुझे लग रहा है इसमें आ गया क्या इनबिल्ड, नहीं रिफ्रेश नहीं, उसमें नहीं होता था। उसमें हम लोग एक पैकेज डालते थे जिसका नाम था रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। तो ठीक है भाई, इसमें हो गया तो अच्छी बात है, हमें नहीं करना पड़ेगा, हम भी यही चाह रहे थे, है ना। ये ड्रॉबैक ही था, ये एक सर्विस ऐड करनी पड़ती थी, वेलकम टू माई
.NET Core एप्लीकेशन। रियल टाइम रिफ्रेश किया नहीं, रियल टाइम नहीं है। ये डिबगर हटा देता हूँ, बार बार ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो वेलकम टू माय .NET Core ऐप। समझ गए चीज? तो होम में जाओगे तो होम वाला चल रहा है, और प्राइवेसी में जाओगे तो प्राइवेसी वाला चल रहा है, क्योंकि प्राइवेसी वाला भी इन्होंने बना रखा है, ठीक है। अब आप अगर देखो इसको ध्यान से, होम में जाओ, इंडेक्स में जाओ, ध्यान से देखना, यहाँ पर सिर्फ इतना ही तो डिव था, यहाँ पर सिर्फ इतना ही तो डिव था। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये हेडर और ये फूटर, हेडर और फूटर। तो ये जो हेडर और फूटर है, ये पार्शियल व्यू से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? पार्शियल व्यू से। तो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS ये आपको शेयर्ड के अंदर मिलेगा। यहाँ पे जब आप जाओगे, व्यूज में जब आप जाओगे, शेयर्ड में जब आप जाओगे, तो अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSS मिलेगा। जब आप इसके अंदर जाते हो तो आप यहाँ पे देखते हो कि हमारा हेडर यही तो है। अगर आप हेडर में जाओगे, हेडर तो यही तो नेविगेशन बना रखा है, बैच 3/1/2026 लिख के आ रहा है ना। फिर उसके बाद यहाँ से क्या लिख के आ रहा है? होम लिख के आ रहा है, और यहाँ पे प्राइवेसी लिख के आ रहा है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम का इंडेक्स पेज चलेगा, प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो होम का प्राइवेसी चलेगा, क्योंकि होम के अंदर क्या है? इंडेक्स है, और होम के अंदर क्या है? प्राइवेसी, ये चलेगा। और फूटर में हमारा ये लिख करके आ रहा है नीचे, है ना। तो ये यहाँ से जो होता है, ये बाय डिफॉल्ट रेंडर होता है। तो देखो, मेरी कहने वाला ये था कि हेडर में हमारा ये हेडर है, फूटर में हमारा ये फूटर है ना, ये यहाँ से आ रहा है। और जो आपने ये @रेंडर बॉडी लिखा है ना, @रेंडर बॉडी, ये आपका कंटेनर है। मतलब जो ये लिख के आ रहा है, वेलकम टू माय .NET Core है। हेडर से आ रहा है, फूटर से फूटर आ रहा है, और ये कंटेनर जो आपने रेंडर बॉडी लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? वेलकम टू माय .NET Core है ना। आप फूटर में कुछ भी चेंज करना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डेवलप्ड बाय, मैंने लिख दिया ऋतु नाम है तुम्हारा पूरा, कांडपाल, और ये हमने इसको हटा दिया बस, और रिफ्रेश किया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे डेवलप्ड बाय ऋतु कांडपाल हो जाना चाहिए। नहीं हुआ ना। तो अब वही चलाने की जरूरत पड़ जाएगी, इसका मतलब उस टाइम में चेंज नहीं हुआ ना भाई। ध्यान से देखो, आप मेरे पे मत जाओ, मुझे तो आता है, मैं तो आंख बंद करके भी लिखूंगा तो लिख ही दूंगा कुछ। आप मुझे मत देखो, ठीक है। आप यहाँ देखो, यहाँ मैंने जब ऋतु कांडपाल लिखा, मेरा प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट इज रनिंग मोड, एंड इफ आई रिफ्रेश देन इट विल नॉट चेंज। नहीं चेंज हुआ ना, बल्कि हम चाह रहे थे कि रन टाइम में हमारा चेंज हो जाए। बॉडी रिफ्रेश हो रही है, लेकिन लेआउट नहीं हो रहा है। इसके लिए हम लोग एक बार देखते हैं वो चीज लगा करके, जो मैं बोल रहा था आपको, है ना। पहले लगा के देखता हूँ, फिर समझाऊंगा। तो हम रेजर रन टाइम करते हैं, रेजर रन टाइम, तो वो हम मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाके इंस्टॉल करते हैं। तो क्या करेंगे, डिपेंडेंसीज में करेंगे राइट क्लिक, और मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाएंगे। शॉर्टकट है ये, लॉन्ग कट पता है क्या है? टूल्स पे जाओ, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में जाओ, और ये आ गया। या तो ये भी काम कर सकते हो। शॉर्टकट तरीका क्या है? डिपेंडेंसी में जाके राइट क्लिक करो, मैनेज न्यूगेट पैकेज में चले जाओ, और यहाँ पर ब्राउज में जाके एक पैकेज होता है रेजर रन टाइम, बस सर्च कर लो। इसके लिए इंटरनेट होना चाहिए घर पे। पता चला ढूंढ रहे हो और नेट नहीं है, फिर कहोगे सर मेरा तो है नहीं। ये है उसका पैकेज का नाम, microsoft.ASP.NET Core.MVC.Razor.Runtime Compilation। जी, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इंस्टॉल कर दूं? कर दिया। अप्लाई, आई एक्सेप्ट। तो यहां पर आप जाओगे, और यहां पर देखो, अभी तक डिपेंडेंसीज में 2 फोल्डर थे, एनालाइजर और
अभी तक डिपेंडेंसी में 2 फोल्डर थे, एनालाइजर और फ्रेमवर्क, अब एक और बढ़ गया, कौन सा? और ये आपका पैकेज आ गया। लेकिन भैया ये पैकेज अपने आप नहीं चलता, इसको भी program.cs में जाके क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने के लिए जहां पर ये लिखा हुआ है builder.services ये यहाँ पर लगाएंगे डॉट और यहाँ लिखेंगे ऐड रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। ये आपने रेजर रन टाइम मतलब जो भी हम चेंज करें वो चेंज कर देना। रन टाइम कंपाइलेशन आपने यहाँ पर पैकेज क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब रन करके देखेंगे और फिर लेआउट में जरा चेंज करके देखता हूँ अब दोबारा। चलने दो पहले इसको ना। अब आया तो यहाँ पर डेवलपर में ऋतु खंडपाल आ रहा है, ठीक है। और अब मैं लेआउट में जा करके यहाँ पर क्या करता हूँ, टैग लगाता हूँ, H4 लगा देता हूँ। अभी भी रन टाइम में, अब रिफ्रेश करता हूँ। देखते क्या चल रहा है इतना मेरा सिस्टम आज। तो कर देना चाहिए था, इतना तो बड़ा पेज ही नहीं है जितना रेंडरिंग चल रही है इसकी। क्या ढूंढ रहा है ये? हो गया ना, हो गया ना रन टाइम में चेंज। नहीं दिख रहा है? इसको H1 कर दो तो और अच्छे से दिखेगा। गुड, अब अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या मतलब था। अच्छी बात है, वो एक्सप्लेन करने को मिल ही गया मौका, नहीं तो वो छूट जाता। तो इफ यू वांट to change your razor here. तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, क्या नाम है, ASP.NET Core डॉट, बहुत बड़ा पैकेज का नाम है, Microsoft.ASP.NET Core डॉट MVC डॉट रेजर रेजर रन टाइम कंपाइलेशन। Microsoft.ASP.NET Core डॉट MVC डॉट रेजर डॉट, ठीक है। और इसको आपको सर्विस में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। ठीक है जी। तो मैं आपको एकदम नर्सरी से नीचे क्या होता है, प्ले स्कूल, नर्सरी से नीचे प्ले होता है ना, तो मैं आपको बिल्कुल प्ले स्कूल जैसा पढ़ा रहा हूँ। आपको भी लग रहा होगा, नहीं लग रहा, फीलिंग नहीं आ रही है ऐसी, इसलिए मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ बच्चों की तरह। तो भाई अगर मैं प्ले स्कूल जैसा पढ़ा रहा हूँ और आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जो दिक्कत है, क्योंकि अभी एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट होता तो पता नहीं मैं क्या क्या बना के उसको बता चुका होता। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट बैठे होते 8-9 साल 10 साल वाले 12 साल वाले, तो पता नहीं मैंने अभी तक कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया होता, और आप लोग शायद सीट से उठ के बाहर चले गए होते। तो मेरे को आपको भगाना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे क्या है, आपको बिठाने का, इसीलिए मुझे ये मिल रहा है। अगर मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप बाहर चले जाओ, तब वो बोलेंगे भैया आप ही बाहर चले जाओ। इसीलिए धीरे चल रहा है, ताकि आपको एक बार पहले आपका क्या बना दे, बेस बना दे, है ना। इस कॉन्सेप्ट को हमने समझ में आया कि वाई डू वी नीड टू इंस्टॉल दिस रेजर रन टाइम कंपाइलेशन, क्यों जरूरत है
whenever you are going to change your view at runtime, then you need to install this package and at runtime you will see the changes, क्योंकि बहुत छोटे छोटे changes होते हैं run मतलब है ना। तो अब आप मान लो कहीं पर किसी ने बोला कि भाई एस लगा दो, ऐसा लगाना भूल गए, तो तुम प्रोजेक्ट बंद कर रहे हो, फिर एस्टल में जा रहे हो, फिर एस लगा रहे हो, फिर चला रहे हो, ये क्या है। तो रन टाइम में यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे दिखा, यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पे दिखा। क्लियर, समझ गया ना इस पैकेज का मतलब। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये व्यू से आ रहा है, यहां से आ रहा है, और जो हेडर और फूटर है वो पार्शियल व्यू। इसको पार्शियल व्यू इसलिए बोलते हैं, पार्शियल व्यू की पहचान होती है जिसके पहले हम अंडरस्कोर लगा देते हैं। इसका नाम देखो अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर लेआउट डॉट CSHTML। आ रही बात समझ में आपके। अब आप कहोगे सर मुझे तो ये पार्शियल व्यू चाहिए ही नहीं था, ये तो आपने जब पेज ऐड किया जबरदस्ती आ गया। ये आ जाता है। ये लेआउट डॉट CSHTML क्या है कि जब भी आप कोई व्यू बनाते हो ना, मैं अभी बना के दिखाऊंगा, अभी बनाया नहीं, मैंने बनाने जा रहा हूँ। जब भी आप कोई नया व्यू बनाते हो तो ये पेज जो है वो ऑटोमेटिकली हेडर मतलब लेआउट जो है ना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये हेडर फुटर लग जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो इंडेक्स वाला पेज है ना वहां पर लिखोगे लेआउट इक्वल टू नल। क्या लिख दोगे, जो भाई तुम जो पेज इंटरनली इनहेरिट हो रहा है इसमें, जो पेज इंटरनली इनहेरिट हो रहा है इस पेज में, कौन सा पेज, लेआउट वाला, वो मुझे नहीं चाहिए, तो उसको क्या कर दो, मैंने रन टाइम में हूँ, ये भी चल जाना चाहिए। जब रेजर रन टाइम कर दिया तो सन्नाटा हो गया जीवन में, आपकी जिंदगी में सन्नाटा हो गया, क्योंकि यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ हेडर एंड फुटर इन योर पेज। सो इफ यू डू नॉट रिक्वायर देन यू कैन नॉट यूज दैट लेआउट इन योर पेज, है ना। इफ यू वांट देन रिमूव दैट लाइन, है ना। अगर आप चाहते हो तो हटाओ उसको, फिर आ जाएगा। अब ये थोड़ी ना नहीं चाहिए, गए नहीं चाहिए, प्रेशर क्या कर, नहीं चाहिए, सीनियर बोलते नहीं चाहिए, अच्छा सर नहीं चाहिए, सर रुकिए रुकिए नहीं चाहिए, और डिलीट मार दिए खट्टे से। अभी तो नहीं डिलीट आ रहा है क्योंकि रन टाइम में, नहीं तो क्या चाहिए करोगे, नहीं चाहिए होगा तो कोई भी चीज नहीं चाहिए होती सबसे पहला ऑप्शन क्या ढूंढता है इंसान, यहाँ हटाओ, ये हटा दो उसको, ये नहीं हटाना है भाई, ये हटा दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। आगे कहीं चाहिए होगा तो क्या बोलोगे, सर डिलीट कर दिए थे हेडर फुटर ही हटा दिए। कहीं चाहिए होगा तो उसको भाई कोडिंग से हैंडल करते हैं, किसी पेज को चाहिए नहीं चाहिए। पार्शियल व्यू जो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है एमवीसी में। एमवीसी में आपको सारी चीजें पार्शियल व्यू के साथ ही खेलनी होगी, व्यू तो आप कम बनाओगे। पार्शियल व्यू जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पर होता है .NET फ्रेमवर्क में होता है आपका यूजर कंट्रोल .ASCX बनाया होगा यूजर कंट्रोल, वैसे यहाँ पर होता है पार्शियल व्यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं, अभी तक तो ऐसे ही चल रहा था। ठीक, ये मेरा होम कंट्रोलर है, ये मेरा होम कंट्रोलर है। अब मैं यहाँ पर एक एक्शन बना के देखता हूँ। ठीक है, क्या बना के देखने जा रहा हूँ, एक्शन। तो यही एक्शन है, इसको कॉपी कर लो। चलो मैं कॉपी लिख देता हूँ, तो बनाने के लिए पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट लिखते हैं, और यहाँ एक्शन देना, जो भी आपको एक्शन बनाना है। मान लो मुझे क्या बनाना है, अबाउट बनाना है, और एक्शन आई एक्शन रिजल्ट कितना अच्छा है, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है। अरे यार हर मेथड का रिटर्न टाइप ही तो होता है। टाइप क्या है, व्यू है, व्यू भी होता है, पार्शियल व्यू भी होता है, व्यू रिजल्ट भी होता है। ये सब भी डिफरेंट बना रखते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी मैं इसको रन कराने जा रहा हूँ। ये आ गया इसका, जो मैंने, अब बड़ा स्लो चल रहा है आज ये, अब आ रहा है ये, कब से मैंने इसको देख रहा था। एक बार दोबारा खोलता हूँ इसको, यार इसमें कुछ 2026 डाल लिया इसमें, देखने के लिए क्या है। सही नहीं चलेगा तो हटा लेंगे आगे चल के ना, अभी तो इसी में करेंगे फिलहाल। अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस, तो यही था ये एक्शन रिजल्ट, ये इंटरफेस ही है हमारा। ठीक है, इसके अंदर एग्जीक्यूट रिजल्ट दो बनाया, एक इस इंटरफेस के अंदर, एक ये बना रखा है एग्जीक्यूट रिजल्ट, इसे है ना।
ठीक है छोड़ो यार, इतना इंटरनल नहीं जाऊंगा अभी, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फिलहाल मैंने अभी ये बना लिया, समझ गया ना। अब मुझे इसको रन करना है क्या करना है, रन। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, रन करूंगा। तो जब मैं रन करूंगा तो राउटिंग में मैंने क्या सेट कर रखा था, मैंने राउटिंग में सेट कर रखा था होम का इंडेक्स। तो चलेगा ये होम का इंडेक्स, समझ रहे हैं मेरी बात। और मुझे चलाना क्या है, अबाउट चलाना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा, उसको चलाने के लिए लिखूंगा यहाँ होम, और फिर क्या लिखूंगा, कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, कंट्रोलर का नाम लिखते हैं, और फिर क्या लिखते हैं, एक्शन का नाम, हाँ व्यू जिसे बोलते हैं। और इसको रन करेंगे। तो जैसे ही रन करेंगे, देखो इस पेज को हिट किया ना इसने, क्योंकि मैंने डिबगर लगा रखा था यहाँ पर। अब डिबगर हटा दिया और कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू करूंगा तो ये एरर आ जाएगी। ठीक है, क्या एरर आ रही है बताओ, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, द व्यू अबाउट was not found, the following location message view about HTML। नहीं समझे इसका मतलब, क्या है इसका मतलब बताओ तो मुझे। तो इस एरर का क्या मतलब है, सर ये जो माइक्रोसॉफ्ट का इंजन है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। माइक्रोसॉफ्ट का इंजन, नहीं इंजन नहीं सपोर्ट कर रहा है, इंजन तो बढ़िया है। यहाँ पर देखो व्यू के अंदर जब आप होम में जाओगे ना, या व्यू के अंदर आप शेयर में जाओगे, तो ये about.html है ही नहीं कह रहा है। देखो यहाँ पर व्यू के अंदर होम में जाओ, कहाँ है अबाउट, और यहाँ भी नहीं है, ये कह रहा है। हाँ, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका व्यू बनाना पड़ेगा। तो कंट्रोलर में एक्शन बनाते हैं, और एक्शन का क्या बनाते हैं, व्यू बनाते हैं। व्यू बनाने का तरीका क्या है, जिस एक्शन का व्यू बनाना है उसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और ऐड व्यू में जाए, बोलते रहो ऐड व्यू में गया मैं। ठीक है, कहाँ गया, ऐड व्यू, और रेजर व्यू एम्प्टी में जाऊंगा। अभी किस में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा आगे चल के। ठीक है, ये मत सोचना कि ये मैं नहीं बता रहा हूँ। तो अभी पूछने लगो सर उसका क्या मतलब था, इसका मतलब आगे जानना, यहाँ जाना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी किसमें, अभी एम्प्टी में जानना है, और ऐड में जाएंगे, और अब हम इसका व्यू बनाएंगे, और व्यू का नाम देंगे जो एक्शन का नाम था। एक्शन का नाम क्या है, अबाउट, तो वही about.html दे देंगे, और यहां से क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और यहां पर कुछ लिख दो। दिस इज माई अबाउट पेज। अब रन करें। अब वो जो एरर आ रही थी वो नहीं आएगी, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर बना दिया ना, होम के अंदर अबाउट दिखने लगा ना। चलेगा और क्या, क्यों नहीं चलेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, होम, और यहाँ क्या लिखेंगे, और चलो। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि भाई तुम डेवलपर हो, है ना, और तुमने अबाउट पेज किसके लिए बनाया, अपने लिए बनाया है, किसके लिए बनाए हो, कस्टमर। और कस्टमर से तुम क्या बोलोगे, कस्टमर भाई तुम्हें काम करना है, मैंने अबाउट पेज बना दिया, तो यहाँ पर जाके होम और अबाउट लिखना, तुम्हारा अबाउट पेज नहीं लगेगा। वो खुश हो जाएगा तुम्हारे कार्य से, वो बहुत दुखी होगा आपके कार्य करने से। तो मैं पहले आपको ये बता रहा हूँ कि आप क्या कार्य करके दुखी करोगे उसको। अब उसको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो कहेगा भाई जैसे होम और प्राइवेसी है वैसे क्या कर दो, एक लिंक मुझे दे दो। जैसे होम और प्राइवेसी दे रखा है वैसे मुझे क्या कर दो, एक लिंक दे दो, ताकि मैं क्लिक करूं मुझे पेज दिख जाए। मुझे क्यों कष्ट दे के टाइप करवा रहे हो। आजकल की साइटें तो यूजर फ्रेंडली होती है, और तुम उससे कह रहे हो यूआरएल डालो, उसको क्या मतलब यूआरएल से, उसको तो पेज खोलने से मतलब है। एंड एवरी पेज मस्ट बी कनेक्टेड विद यूनिक यूआरएल। ऐसा कभी नहीं होता कि एक यूआरएल से दो पेज चल जाए। एवरी यूआरएल मस्ट बी कनेक्टेड विद यूनिक यूआरएल। हर पेज को हर यूआरएल से कनेक्ट करना पड़ता है, यूआरएल मैपिंग करनी होती है ना। टू पेजेस हैविंग सेम यूआरएल नॉट पॉसिबल। दो पेज का एक ही यूआरएल हो, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। समझे। तो अब क्या करें, कहाँ जाएंगे, गुड, लेआउट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे अब, हाँ तो ये सब याद रखना है भाई आपको, कहाँ जाना है ये अब आप ही लोग बताओगे मुझे। मैं सब आपसे पूछूंगा कहाँ पे कहाँ जाऊँ, लेआउट में, तभी तो याद होंगी चीजें। लेआउट में चले गए, और लेआउट में क्या करूंगा, हेडर में जाऊंगा, इसी को क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा, और इसके ऊपर पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि होम के बाद मैं दिखाना चाहता हूँ किसको, ये तो वो बताएगा ना क्लाइंट कहाँ दिखाना चाहता है। और मेरे इंडेक्स का नाम क्या है,
हो गया, उसका और से बहुत बड़ा काम था, बन गया, लिंक बन गया, उससे तैयार हो गया लिंक। अब उसको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, अब वो होम अबाउट नहीं लिखेगा, आप सीधे लिंक पे क्लिक करेगा, अब वो खुश है आपके काम से। ठीक, तो लिंक बनाना आ गया। हाँ बोलो भाई, हाँ ही बोलोगे ना तो बोलोगे नहीं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इंटरव्यू का यहाँ पे, इन कंट्रोलर देयर आर एक्शन मेथड्स, होते ही एक्शन मेथड्स। हाँ बोलो, पहले तुम बोलो, बोलो। ये एक्शन नहीं जो फिल्म में एक्शन होता है, ये एक्शन मेथड। क्या एक्शन मेथड, क्या कह रहे हो, समझा नहीं? पहले ही पूछ दिया क्वेश्चन, आप बताने। अरे भाई मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं ये बता रहा था कंट्रोलर के अंदर हम लोग एक्शन मेथड, ये जो बनाया ना ये एक्शन, इसको एक्शन मेथड बोलते हैं। ये क्या है, क्योंकि इसका रिटर्न व्यू है भाई, पूरा का पूरा पेज ही रिटर्न कर दे रहा है, बहुत बड़ी चीज है ये, है ना, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है ये आई एक्शन जी। मेरा क्वेश्चन ये था, इंटरव्यू में पूछेगा कि इन कंट्रोलर देयर आर मेनी एक्शन मेथड्स, कैन यू क्रिएट नॉन एक्शन मेथड्स आल्सो इनसाइड अ कंट्रोलर। क्या आप कंट्रोलर के अंदर नॉन एक्शन मेथड भी बना सकते हो, मतलब सिंपल मेथड्स भी बना सकते हो, विच सिंपली रिटर्न्स इंटीजर और स्ट्रिंग और डेसिमल वैल्यूज, क्या बना सकते हो? क्या लगता है आपको? आप तो हाई बोलोगे कि मैं बनाऊंगा ही, लेकिन अगर मैं ना बनाता तो आप इंटरव्यू में क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूँ। आप इंटरव्यू में बोलते सर मैंने कभी बनाया नहीं और हमारे ट्रेनर ने हमें आई हैव नो आइडिया, वी कैन क्रिएट नॉन एक्शन मेथड्स इनसाइड कंट्रोलर और नॉट, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। तो मैं आइडिया दे रहा हूँ, एक्शन मेथड बनाना आ गया, ये बनाया ना मैंने एक्शन मेथड। अब मैं आपको क्या बनाने जा रहा हूँ, ये क्या बना दिया मैंने, ये नॉन एक्शन मेथड ही तो है, ठीक है, चला लो इसको। इसका भी क्लिक बना सकते हो, इसका भी लिंक बना सकते हो वहां पे। तो इसको चलाने के क्या लिखना पड़ेगा, होम के बाद वेलकम। अरे यार वेलकम ही तो है इसका नाम, कंट्रोलर का नाम है, एक्शन का नाम क्या है? दिख रहा है, समझ गया ये चीज? इसका मतलब है मैं इंटीजर वाले भी बना सकता हूँ। तो अब मेरा क्या है, गेट माई आईडी। देखना ध्यान से, इसमें एक पॉइंट है जो समझाना है। तो होम के बाद मैं क्या लिखूंगा, गेट माई, क्या आया, 0 आया ना। 0 इसलिए आया क्योंकि मैंने आईडी में कुछ दिया नहीं था। अब यहाँ है जी, हाँ प्रीटी प्रिंट दिखा रहा है, ये तो इसका ब्राउजर का फीचर है, प्रीटी प्रिंट क्यों दिखा रहा है, ये क्या होता है? 56 दिया तो अब क्या दिखाएगा ये, क्योंकि ये मैप हो गया यहाँ पे 56 जा करके, ये देखो ना, यहाँ पर डिबगर लगाओ, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया 56, तो ये 56 से क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। एक्चुअली अब ये क्वेश्चन यहाँ पर ये था ना, समझाने वाली जो बात थी, प्रीटी प्रिंट पे भूल जाओ, प्रीटी जैसा कुछ लिखा हुआ, प्रीटी प्रिंट को मारो बोली, यहाँ पे जाओ, इसको हटा दो आईडी को, और ये आईडी ऐसे भी चल जा रही है, मतलब बिना आईडी दिए कैसे चल जा रहा है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। आईडी तो आप दे नहीं, बल्कि आपका यूआरएल तो क्या है, आपका यूआरएल पता है क्या, आपका एक्चुअल यूआरएल है कि आपको होम के बाद क्या लिखना है, होम के बाद लिखना है गेट माई आईडी, और एक आईडी भी देनी है, ये एक्चुअल यूआरएल है, लेकिन आप बिना आईडी के भी आपका पेज चल रहा है। उसका बहुत अच्छा सा रीजन है, आप program.cs में जाओगे, राउटिंग में देखोगे आपने नलेबल बना रखा है, दिखाओ नलेबल, यहाँ पे जाओ program.cs में जाओ,
राउटिंग में जाओ और राउटिंग में आपने आईडी को क्या दे रखा है, ऑप्शन ऑप्शन बना रखा है। ये क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, आईडी दो चाहे ना दो। अब मैंने कर दिया आईडी को भी, अब मैंने बहुत खतरनाक काम कर दिया, इसका नलेबल क्या कर दिया, हटा दिया। इसका मतलब ये हो गया, अब हमारा जो राउटिंग है उसका मतलब हो गया होम, कंट्रोलर का नाम भी देना है, एक्शन का नाम भी देना है और आईडी भी देनी है। इसके अलावा हमारा जो पहला पेज चल रहा था वो भी चलना बंद हो जाएगा। ये देखो चला लो, पहला पेज भी चलना बंद हो जाएगा। इतना एक ऑप्शन, है, एक क्वेश्चन मार्क की वजह से, जब चलना बंद हो जाएगा। हाँ पूछो ना। सर एक क्वेश्चन मार्क की वजह से वही तो। हाँ हमें तो कोई क्वेश्चन बोल रही हो, ये तो बंद हो गया चलना। एक क्वेश्चन मार्क वाला नलेबल होता है, उसको बोलते हैं नलेबल। तो अब नहीं चल रहा, इसका मतलब ये होगा कि अब मैं अगर यहाँ पर हूँ गेट माई आईडी लिखूंगा तो नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक तो 0 रिटर्न कर रहा था और वो प्रीटी लिख के आ रहा था जो आप पूछ रही थी, है ना। तो वो प्रीटी का मतलब तो कुछ नहीं समझ आता, बल्कि ये समझना मतलब वाला था, काम की चीज ये थी। हाँ ब्राउजर का फीचर है वो इंटीजर में दिखा रहा है। फिलहाल ये देखो अभी नहीं चल रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको मुझे क्या बनाना, इसीलिए यहाँ पर राउटिंग में इसने इसको क्या बना रखा है, ऑप्शन बना रखा है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कभी कभी पूछ लेगा पैटर्न में कि ऐसा क्यों दे रखा है, आईडी ऑप्शन क्यों दे रखा है। सर अगर वो पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछेंगे ना, तो एक पैटर्न का तो एक आपने शीशा करा। अरे प्रभु, ये पैटर्न राउटिंग का पैटर्न है, वो पैटर्न प्रोग्रामिंग है, लूप वाली है। हाँ बोलो। कैर तो डिफॉल्ट नलेबल होता ही है, स्ट्रिंग भी। इंटीजर करो स्ट्रिंग करो, यहाँ पर अगर आप स्ट्रिंग भी पास कर दोगे ना तो भी वो डिफॉल्ट नल देगा आपको। जैसे कि अगर मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, हटाओ आईडी हटाओ, यहाँ पर इंटीजर क्या लिख दो, रन करा लो। अरे यार एक मिनट सॉरी, हाँ 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 ये सही करना था यार, इन लोग से पूछना चाहिए था ये चीज। अभी पता चल जाता किसी ने मेथड समझा कि नहीं, गलती कर दिया मैं जल्दी में लिख कर गया। अभी लोग बता ना पाते इस तरह का, मैं बता रहा हूँ ना, आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट, बता ले क्या बात है। देखो नहीं चला ना, स्ट्रिंग में भी तो नहीं चला, यही चीज है, चला के देख लो। होम गेट माई आईडी नहीं चलेगा, क्वेश्चन मार्क लगा तो चल ही जाएगा, पहला पेज में चल जाएगा। यहाँ वहाँ राउटिंग यहाँ क्या लिखूं, क्वेश्चन तो चल ही जाएगा। व्यू में देखना चाहिए क्या है। स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, नल होती है, सन्नाटा। इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। स्ट्रिंग की नल होती है तो नल आएगा, लेकिन ब्राउजर उसको दिखा नहीं पाएगा। दिखाता हूँ मैं तुम्हें, चल गया ना सर, ये चल गया ना। अभी मैं वो दिखा दूँ उनको, हो गेट माई आईडी नहीं दिखा रहा है ना, वो नल है ना, क्योंकि वो नहीं दिखा पाएगा उसको, देख रहे हो। कुछ पास करना है तो दिखा देगा, हाँ तो दिखा देगा। यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया तो हेलो मैप हो जाएगा। हेलो कर दोगे तो हेलो इससे मैप हो जाएगा ना। यहाँ पे आप डिबगर लगाओ, यहाँ पे चल जाएगा। आपको यहाँ पे जाओ, ये लो हेलो, यहाँ पर आईडी में क्या आ गया, हेलो आ गया, और यही हेलो रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं इंटीजर पे ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब इसको नलेबल करा था हमने, तो अब हम जब इसको रन करते हैं तो हमारा चलेगा। ठीक है, तो जब हम आईडी नहीं दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो 0 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हम चाहते हैं कि भाई जब आईडी नहीं दे रहे हैं तो वो आईडी 0 ना हो, कोई डिफॉल्ट आईडी चला जाए, है ना। हम चाहते हैं जब हम आईडी नहीं दे रहे तो डिफॉल्ट आईडी चला जाए कुछ, और जब आईडी दे दे तो वो आईडी चला जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ कोड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कोड। क्या लिखोगे यहाँ पे, यार बड़ी जल्दी यार चार्ज खत्म हो जा रहा है। चलो थोड़ा और डाउन होगा तो बताना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ डिफॉल्ट वैल्यू वहां से क्या आ रही है, 0 आ रही ना, तो रिटर्न क्या कर देना। अगर 0 आए तो रिटर्न डिफॉल्ट क्या कर देना, 100 कर देना, नहीं तो जो आईडी आप दे रहे हो वही रिटर्न कर देना। समझ गए, तो अब रन करो।
तो यहाँ पर आप अगर होम गेट माई आईडी अगर नहीं दोगे कुछ तो क्या हो रहा है, तो 100 आ जा रहा है, दिख रहा है ना 100। और अगर आप मान लो दे दिया आपने 500 तो अब 100 नहीं आएगा, अब क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। समझ आ रही है बात। अब ये लाइन को हटाने के लिए ये अब पुराना अप्रोच है, नया अप्रोच जो है वो ये है, एक हमारे पास ऑपरेटर है जिसका नाम है नल कोलिसिंग ऑपरेटर। क्या है, मेन तो वो पढ़ा रहा था यहाँ पे, क्या है नल कोलिसिंग ऑपरेटर। तो इसको ये चेक करता है नल, और आईडी वहां से क्या आता है 0 आता है। तो हम चाहते हैं कि आईडी भी नल की नल दे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। तो ये अब क्या करेगा, अब यहाँ पर नल कोलिसिंग ऑपरेटर का साइन होता है डबल बार वो, ये क्या है नल एक्चुअली नल, ये शॉर्टकट तरीका है वो। अब ये कितना अच्छा मेथड बन गया, वो 2 लाइन हटा के ये 1 लाइन। अब नल कोलिसिंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू नल कोलिसिंग ऑपरेटर इज यूज्ड टू नल, मतलब इफ यू डू नॉट गिव एनी वैल्यू देन इन आईडी यू विल गेट नल। So if it is a null, then you can pass 500। मान लो मैंने 100 पास कर दिया, ठीक है, मतलब अगर उसको नल मिलेगा तो क्या चला जाएगा 100, और नल नहीं मिलेगा तो जो वैल्यू आप दोगे वो चला जाएगा। देखो अभी कितना अच्छा बिहेव करेगा ये, उसी चीज को देखना भी। ये बेसिक बता रहा हूँ अभी, है ना। तो मैं भी आपको एक्शन मेथड, मैंने कंट्रोलर बनाना नहीं सिखाया, कंट्रोलर बनाना कल बताऊंगा, अभी इतना पहले प्रैक्टिस करो। अरे यार शिट, तो मैंने लिखा होम गेट माई आईडी और मैंने आईडी कुछ भी नहीं दी, तो क्या हो गया, ये 100 हो गया ना, ये आया ना, क्योंकि यहाँ आईडी में क्या हो गया होगा, नल आ गया होगा, बल्कि आईडी में 0 आता, लेकिन मैंने इसको नलेबल बना दिया आईडी को, क्योंकि नल कोलिसिंग ऑपरेटर का यूज करना था। नल कोलिसिंग ऑपरेटर डज नॉट चेक 0, नाम ही नल कोलिसिंग ऑपरेटर। नल कोलिसिंग ऑपरेटर वांट्स नल वैल्यू, if there is a null value then it will perform some operation, so if there is null then it will return what, it will return 100, है ना। अगर नल मिला तो क्या दे देगा 100 दे देगा, और अगर नल नहीं मिला तो वट एवर द वैल्यू यू पास, अभी तो 100 मिल गया। अब अगर नल नहीं मिला, आपने 4 5 6 पास किया, तो अब तो नल नहीं मिला, तो अब ये 100 रिटर्न नहीं करेगा। क्या रिटर्न करेगा, जो यूजर ने वैल्यू दी। देखो तो उससे अच्छा अप्रोच क्या है, ज्यादातर आपको लाइव प्रोजेक्ट में यही नल कोलिसिंग ऑपरेटर ये फास्ट होता है, ये मिलेगा। क्या हुआ, मजा नहीं आ रही है, बहुत सॉरी कर रहा है, कुछ कर तो रहा है। चलो टुडे क्लासेस अब मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आज। भैया आप सीख लो उसको। इसमें नॉन एक्शन मेथड बनता है हमेशा। हाँ बना सकते हो, नॉन एक्शन मेथड आप बना सकते हो, एक्शन मेथड भी बना सकते हो, नॉन एक्शन मेथड भी बना सकते हो, आप दोनों का नहीं बोला। अच्छा वो बनता है कि नहीं, बना सकते हो। मान लो कोई इंटरनल लॉजिक लिखना है, प्राइवेट मेथड बना करके उसको कंट्रोलर में कॉल करना है। कुछ मेथड मान लो वो कोई ओटीपी, मान लो आपको एक रैंडम नंबर जनरेट करना है ना, तो आप एक तो या तो मॉडल में जाके कोई क्लास बना लो। वैसे सही अप्रोच तो ये है कि यहाँ ना बना करके कंट्रोलर में जनरली एक्शन मेथड करते हैं। सही अप्रोच तो भाई ये होगा कि आप मॉडल में जाकर के एक नया बनाओ ओटीपी जनरेटर करके, और वहां पर आप अपना एक बनाओ, यहाँ पे कॉल करो। वैसे तो नॉन एक्शन मेथड नहीं बनाना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू में पूछता है कि क्या बना सकते हैं, देन मैंने उसके लिए बता दिया आपको बना सकते हैं। ये समझ में आ गया ना, आईडी ऑप्शन के रखा है पैटर्न में, ठीक है भाई। और कल का मैं ये बता रहा था, हाँ कल का मैं 9 बजे पढ़ाऊंगा, 9 से 10 1 घंटे, है ना। कल मेरा ऑफिस है, क्योंकि आज भी ऑफिस है लोगों का, आज मैंने नहीं लिया, लेकिन कल मेरा ऑफिस है, तो मैं कल ऑनलाइन रहूंगा 9 बजे। मैं यहाँ तो आऊंगा, जिसको आने आ सकता है, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप बताइएगा। आप घर से 1 घंटा पढ़ लीजिएगा 9 से 10, ठीक है जी। मैं अभी ग्रुप पे मैसेज डाल देता हूँ कल के लिए, ठीक है। ओके, अमर, विपिन, सुधीर, सिमरन, मुकुल एंड उज्जवल, क्लासेस ओवर।